तो ये सारथी ग्रीन क्या है और कैसे आपको लगा कि मुझे सारथी ग्रीन की शुरुआत करनी है? सारथी ग्रीन का जो जन्म हुआ वो एक्सीडेंट से हुआ। इस टेक्नोलॉजी से मैं और कुछ नहीं तो कम से कम फ्यूल बचा सकता हूँ लोगों के लिए, डीजल तेल बचा सकता हूँ हाइड्रोजन यूज़ करके। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी जस्ट बन रही थी। कई पेट्रोल पंप्स में देखती हूँ या कहीं अगर मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि डीजल पर आज भी लोग बहुत डिपेंड है। ऐसा क्यों है सर? डीजल पे आप जो देखते हैं वो सिर्फ कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर यही हैं, ट्रक्स जो भी सड़क पे दिखता है। लेकिन डीजल पे डिपेंडेंसी इनके अलावा बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल पंप में तो उसका 1% आता है और इतनी ज़्यादा है कि ये समस्या आ गई है। अगर हम ट्रक की बात करें या जनरेटर की बात करते हैं तो इससे हम देखते हैं धुआं बहुत ज़्यादा, कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है। आने वाले समय में क्या ये सारी चीज़ों को हम मैनेज कर पाएंगे? कम तो जरूर होगा, कई कई तकनीक आ गई हैं जो कि कम कर रही हैं इसको। जैसा मैंने बोला कि जब तक डीजल या कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज होता रहेगा, एमिशन रहेगा। तो आपके जो ये आपने इनोवेशन किया है, कितने साल हो गए सर? इस पे हमने पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से हमारा काफी डिटेल R&D चल रहा था। आप कैसे सर ये साबित करते हैं कि प्रदूषण जो है वो सच में कम हुआ है? तो इसके लिए हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया। किसी भी इंजन का जो फ्यूल है वो मेजर करता है कि कितना एक्चुअली में कंज्यूम हो रहा है। आने वाले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं सारथी ग्रीन को? मैं ये नहीं बोलूँगा मैं दुनिया का नंबर होऊंगा, नंबर 2 होऊंगा, वैसा नहीं। मेरा सिर्फ एक ही विचार है, हमारी आगे की जो पीढ़ी है उनको एक अच्छी दुनिया मिल सके। भारत के छोटे शहरों में या फिर गांव में अभी हाइड्रोजन तकनीक कितना हम पहुंचा चुके हैं? बहुत पहुंचाना बाकी है, अभी तो जस्ट शुरुआत की है। आप ये सोचिए कि ईवी को इस लेवल तक आते आते 15 साल तो हो गए भारत में, तो हाइड्रोजन को भी तो उतना टाइम देना पड़ेगा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन और आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जो पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ समझाने और सिखाने के लिए आया है। दरअसल हम आपके सामने ऐसे पॉडकास्ट लेकर आते हैं, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाकर और समझाकर तो जरूर जाते हैं और आपको उन्हें देखकर, उनकी बातों को सुनकर लाइफ में कुछ नया करने की या फिर लाइफ में कुछ नया आगे बढ़ने की एक उम्मीद आपके अंदर जागती है। आज भी एक ऐसे ही खास इंसान से आपकी मुलाकात मैं कराने जा रही हूँ जिन्होंने एक अच्छा खासा लंबा अरसा, लंबा समय जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया को दिया है, जिन्होंने कई कंपनियों को रन किया, कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया और उसके बाद जाकर अच्छी खासी अपनी जॉब छोड़कर उन्होंने एक ऐसे रास्ते में अपने कदमों को आगे बढ़ाया जो आप लोगों के भविष्य को बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो चलिए उन्हीं की जुबानी बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब लेंगे जो आप सभी से जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर आलोक कुमार हैं, सारथी ग्रीन फाउंडर के मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। एनर्जेटिक। फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे ऑफ द कैमरा भी अभी हम बात कर रहे थे तो हमने सारथी ग्रीन को लेकर बात की। तो जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा खासा लंबा अरसा जो है वो आपने दिया आईटी कंपनी में, फिर आपने खुद की कंपनी रन की, कई कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी किया। उसके बाद मतलब अब आपने आगे बढ़ा है अपने कदमों को कि भई अब लोगों के लिए कुछ बदलाव किया जाए। तो ये सारथी ग्रीन क्या है और कैसे आपको लगा कि मुझे सारथी ग्रीन की शुरुआत करनी है? ये सारथी ग्रीन का जो जन्म हुआ वो एक्सीडेंट से हुआ। अच्छा। प्लान्ड नहीं था। मैं टेक्नोलॉजी का आदमी और मैं हमेशा नई नई चीज़ समझता था कि मुझे क्या करना है। और सस्टेनेबिलिटी का जब मैंने शुरू किया उतनी आवाज़ नहीं थी, मगर जब शुरू हुआ तो उस समय मुझे लगा कि इस टेक्नोलॉजी से मैं और कुछ नहीं तो कम से कम फ्यूल बचा सकता हूँ लोगों के लिए, डीजल तेल बचा सकता हूँ हाइड्रोजन यूज़ करके। तो उस समय ये टेक्नोलॉजी जस्ट बन रही थी, तो एक्सपेरिमेंटल तौर पे मैंने बोला ट्राई करते हैं। और फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आने लग गया और इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने सोचा कि आईटी और टेक्नोलॉजी बहुत हो गया। तब तक सस्टेनेबिलिटी का भी जब हवा आने लगी तब समझ में आया कि जिस चीज़ में मैं हाथ डाल रहा हूँ वो एक्चुअली में कितना बड़ा इसका मायने हो सकता है। तो क्यों ना इसके अंदर मैं अपनी पूरी बाकी की लाइफ को इसमें पुश कर दूँ। और इस हिसाब से सारथी ग्रीन का जन्म हुआ। और 2 साल तक मैंने सिर्फ R&D, सिर्फ एक्सपेरिमेंट, सिर्फ मैंने पैसे डाले। और 2 साल के बाद जा कर के हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ, टेस्ट हुआ और तब हमें लगा कि शायद अब हम रेडी हैं कि दुनिया में कुछ बदलाव ला सकें मीनिंगफुल तरीके से।
ये एक छोटी कहानी है। जैसे आपने भी हाइड्रोजन का नाम लिया सर, तो जैसे हाइड्रोजन की बात आती है, तो लोगों के मन में अब हाइड्रोजन जैसे ही सुन लेते हैं तो एक घबराहट आ जाती है कि भाई हाइड्रोजन मतलब ये तो मतलब अलग ही उन लोगों में एक भय, डर बना हुआ है। तो ये आप कैसे निकाल रहे हैं लोगों का? तो हाइड्रोजन तो डर वाली चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर लोगों के मन में जो हाइड्रोजन के प्रति एक सोच है, वो है कि हाई प्रेशर सिलेंडर होगा, गलती से फट गया तो हर जगह आग हो जाएगी। इसके लिए जब भी मैं जाता हूँ किसी के पास से बोलता हूँ कि मेरी टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन बेस्ड है, तो वो तुरंत डर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में पहले से एक छाप है हाइड्रोजन की। तब हमको समझाना पड़ता है कि नहीं, हाइड्रोजन ऐसे नहीं है। हमारे केस में तो हमने सिर्फ पानी डाला और पानी से हाइड्रोजन बनता है, जब ज़रूरत होती है तब बनता है, कोई सिलेंडर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है और एकदम सेफ है। फिर उनको कई बार समझा के उसको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है, तब उनको लगता है हाँ, तब ये ठीक है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। जैसे एक समय था जब सीएनजी गैस, जब घर में गैस के चूल्हे आए थे, तो कोई भी हाउसवाइफ जो है वो डर के मारे नहीं लगाती थी कि फट जाएगा। आज आप देखिए, हर एक के यहाँ पे बिना सीएनजी के घर में खाना नहीं पकता। तो ये भी वही जर्नी है जिसके थ्रू हम जा रहे हैं, तो ये नेचुरल है। लेकिन जैसे अभी हम बात ही कर रहे हैं, तो समझाने में आपको नहीं लगता सर, जब आपने ये शुरुआत की, जैसे आपने कहा कि लोगों को समझाने में टाइम तो लगता है, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन की बात आती है तो वही डर लोगों के मन में है। तो जब आपने इसकी शुरुआत की और लोगों को समझाने की आप कोशिश कर रहे थे, तो उस वक़्त मुश्किलें आ रही थी? बहुत मुश्किलें आ रही थी। अच्छा। मतलब पहले ही राइट फ्रॉम गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो हम बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, किसी के पास भी जाते थे, उनके मन में हाइड्रोजन मतलब हाई प्रेशर सिलेंडर। उनको समझा समझा के हम परेशान हो जाते थे कि नहीं, ये डायग्राम है, ये ऐसा है, ये प्रोडक्ट है। बहुत समय लगता था, तब जाके वो समझते थे। और कई केस में जब वो समझते थे बोलते अरे ये हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी थोड़ी ही है, क्योंकि उनके मन में हाइड्रोजन के लिए एक अभी भी है। लेकिन 2 साल 2.5 साल काम करने के बाद आज हम कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ भी अब काम कर रहे हैं और उनको समझ में आ गया। तो अब मुझे लग रहा है कि ये टिपिंग पॉइंट है। तो ये धीरे-धीरे हाइड्रोजन, और वैसे भी हाइड्रोजन उतना खतरनाक नहीं है जितना माना जाता है। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। जैसे आज के समय की अगर मैं बात करूँ तो आज भी सर मैं देखती हूँ, जैसे कई पेट्रोल पंप्स में देखती हूँ या कहीं अगर मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि डीज़ल पर आज भी लोग बहुत डिपेंड है, बहुत निर्भरता है लोगों की डीज़ल पर, ऐसा क्यों है सर? तो डीज़ल पे आप जो देखते हैं वो सिर्फ कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर यही हैं। ट्रक्स जो भी सड़क पे दिखता है, लेकिन डीजल पे डिपेंडेंसी इनके अलावा बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ से शुरू करिए, दुनिया के 100% सारे शिप्स, पानी के जहाज, जिससे कि 80% लॉजिस्टिक्स होता है, वो सारे डीजल या हेवी ऑयल पे चलते हैं। जितने भी ट्रक्स हैं, बहुत लेश मात्र होंगे जो कि डीजल छोड़ के और किसी पे चलते हैं। इसके अलावा आप ये जितने भी डीजल जनरेटर्स हैं, ये सारे डीजल नामी है जनरेटर। पावर सेक्टर में डीजल, बॉयलर्स जितने हैं, जो इंडस्ट्री में आज जो भी हम केमिकल्स जितने भी हैं, सब बॉयलर्स पे चलते। तो ये हर जगह डीजल लगता है। पेट्रोल पंप में तो उसका एक परसेंटेज आता है। तो डिपेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि ये समस्या आ गई है, क्योंकि अब हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही है, वैसे वैसे डीजल की खपत बढ़ रही है, और वैसे वैसे हमारा एमिशन बढ़ रहा है। इसके लिए प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और हम इसको रोकने के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत कुछ कि नया नया लेके आए, लेकिन अभी लंबा टाइम स्ट्रगल है। लगेगा, हाँ, बिल्कुल मैं वही कहने वाली थी कि टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे अगर बहुत से लोग सोचते हैं सर कि ईवीएस या फिर हाइड्रोजन गाड़ियाँ जो हैं, वो जल्द ही डीज़ल को हटा देगी। क्या ये आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? अभी मैंने वही बताया कि टाइम लगेगा। आप ईवी की बात करते हैं, ईवी जो है वो बैटरी पे चलती हैं। बैटरी चार्ज होती है ग्रिड पावर से, ग्रिड पावर बनता है कोल से। अब आप ये सोचिए कि हमने कोयला से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया, तो यहाँ बैटरी चार्ज करके हम बोल रहे हैं कि ईवी क्लीन है। तो ईवी क्लीन नहीं है, हमने सिर्फ कार्बन को कहीं और शिफ्ट कर दिया। वैसे ही हाइड्रोजन जब हम बनाते हैं तो वही पावर लेते हैं। जब तक ग्रिड पावर पूरी तरह ग्रीन नहीं होगा, ईवी और हाइड्रोजन भी ग्रीन नहीं होगा। इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन अलग इनिशिएटिव है। और ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये मैच्योर हो रही हैं, मगर समय लगेगा इसमें। और कितना समय लगेगा, इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 20 to 30 ईयर्स, मे बी मोर। इसके नीचे तो होगा नहीं। और सबसे बड़ी वजह है कि इंडस्ट्री ऑलरेडी मैच्योर्ड है।
फैक्ट्रियां हैं जो डीजल इंजन बनाती हैं, अब रातों रात तो बदलेंगे नहीं। लोगों के पास इन्वेस्टमेंट करके ट्रक्स बस सब लेके बैठे हैं, रातों रात तो बदलेंगे नहीं। तो आंसर ऑब्वियस है कि इट विल टेक मैनी ईयर्स। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं देखूँ सर, तो अगर हम ट्रक की बात करें या जनरेटर की बात करते हैं, तो इससे हम देखते हैं धुआँ बहुत ज़्यादा, कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है, जो लोगों की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पर पूछूँ कि आने वाले समय में क्या ये सारी चीज़ों को हम मैनेज कर पाएँगे? क्योंकि अगर हम देखें तो धुएँ की वजह से आज के स आप देखिए, मैं अगर दिल्ली की ही बात करती हूँ, आप देखिए कितना पॉल्यूशन है, और ये पॉल्यूशन कहीं न कहीं इसके पीछे ये बहुत बड़े रीज़न्स हो सकते हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो आने वाला समय हम कैसे देख पा रहे हैं? तो हम लोग जो बात करते हैं पोल्यूशन की कैटेगरी बहुत हैं, लेकिन मेरा फोकस प्राइमरीली फॉसिल फ्यूल के एमिशन के ऊपर है। फॉसिल फ्यूल यानी डीजल, पेट्रोल, इस तरह के जो भी तेल हैं, जिनका कि योगदान एमिशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले समय में ये कम तो ज़रूर होगा, कई कई तकनीक आ गई हैं जो कि कम कर रही हैं इसको, मगर जैसा मैंने बोला कि जब तक डीजल या कोई भी फॉसिल फ्यूल यूज़ होता रहेगा, एमिशन रहेगा। ये सिर्फ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एमिशन रहेगा। तो इसका कोई बचाव नहीं है। सिर्फ जैसा मैंने बोला, हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई, ये डीजल इंजन के एमिशन को कम करता है, और हमको इससे पहले ये समझना होगा कि एमिशन एक्चुअल है क्या, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एमिशन दो प्रकार का है। एक तो हम बोलते हैं एग्जॉस्ट एमिशन, जो कि टेल पाइप धुआं से निकलता है, जिसको लेके हम परेशान होते हैं। तो जितने भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, आरटीओ हैं, ये सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं, एग्जॉस्ट एमिशन। इसमें काला धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, पूरा ध्यान उसके ऊपर है। तो जितने भी गाड़ी में यंत्र संयंत्र लगते हैं वो सिर्फ इसके लिए लगते हैं। लेकिन जो बाकी दुनिया ध्यान दे रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग जिस वजह से हो रही है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस एमिशन। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके लिए समस्या हो गई है। अब पूरी दुनिया बोल रही है कि ये जो टेल पाइप एमिशन है इस पर तो ध्यान दो, मगर ग्रीन हाउस पे भी ध्यान दो। और ग्रीन हाउस एमिशन बिना फ्यूल को कम किए पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों एमिशन को अब आप देखेंगे, ट्रक्स के ऊपर हम BS6 जैसे ट्रक हैं, तो उसके ऊपर कैटालिटिक कन्वर्टर लगता है। उसका काम सिर्फ क्या है, टेल पाइप एमिशन को कम करना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का कोई योगदान नहीं है। तो वो कौन कम करेगा? तो इसके लिए टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, और हमारा भी वही प्रयास था जो कि हमने किया। सारथी ग्रीन की अगर मैं बात करूँ, सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो ये कैसे काम करता है? तो ये जो इक्विपमेंट है, इसको हम लोग अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हमने अलग अलग उसको नाम दिए हुए हैं। जैसे जो गाड़ियों पे यूज़ होता है सिस्टम, एक एक समझ लीजिए छोटे कंप्यूटर जैसा है, उसको हम नाम देते हैं ग्रीन ड्राइव। और जो जनरेटर भी यूज़ होता है उसको हम नाम देते हैं ग्रीन एक्स। और शिप्स पे हमारा जो अभी टेस्ट चल रहा है उसको हम देते हैं ग्रीन मरीन। और ये सबकी टेक्नोलॉजी एक ही है। टेक्नोलॉजी क्या है कि पानी हम डालते हैं, डिस्टिल्ड वाटर या कोई भी पानी हम डालते हैं, उस पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक नियत मात्रा में, एक कंट्रोल्ड क्वांटिटी में इंजन में एयर इनटेक द्वारा डाली जाती है। कितनी मात्रा है वो सेंसर्स हैं सिस्टम के, ये पता करते हैं, और उस हिसाब से उस हाइड्रोजन को अंदर डालते हैं। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी यही है, और इसके अलावा उसको पूरा कंट्रोल, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर से बिल्ट इन हैं। तो इट इज़ एज सिंपल टेक्नोलॉजी फ्रॉम आउटसाइड, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्रॉम इनसाइड। तो आपने आज़माया है, जैसे अगर बसों की बात करें, जनरेटर्स की बात करें, तो आपने इसे अभी आज़माया है? हाँ, हमने कुछ लाख किलोमीटर चलाया मार्केट में आने से पहले। हमने तो अभी हमने बोला हम तो जब तक 100% श्योर नहीं होंगे हम मार्केट में हम बात भी नहीं करेंगे। तो हमने लगभग 3 लाख किलोमीटर से ऊपर हमने गाड़ियों पे चलाया, और हमने कई 100 घंटों डीजल जनरेटर्स पे चलाया। अब शिप्स के इंजन्स पे भी हमारा चल रहा है, क्योंकि यही डीजल जनरेटर शिप पे भी लगते हैं, तो बड़े बड़े डीजल जनरेटर। तो हमने आजमाया और उसके रिजल्ट्स भी बहुत फिनोमिनल थे। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करूँ, तो ये दूसरों से कैसे खुद को अलग करता है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि मार्केट में हम देख रहे हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और जो आपने बताया ये तो मैं खुद फर्स्ट टाइम, मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत
एक अलग आपने लाइन को पकड़ा है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना सर, डीज़ल की वज़ह से, पेट्रोल की वज़ह से हम बहुत प्रॉब्लम्स देख चुके हैं अभी तक, जो लगातार हो रही है। तो आपने जो ये इनोवेशन किया है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो लोगों को अवेयर वाक़ई होने की ज़रूरत है। लेकिन ये खुद को एकदम अलग डिफरेंट कैसे बना रहा है? तो इस तरह की टेक्नोलॉजी कुछ है मार्केट में, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो कि एक आम आदमी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, एक बिज़नेसमैन अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसको सिंपल टर्म्स में बोलें कि हाइड्रोजन निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम बोलते हैं वेट सेल, यानी गीला सेल। और वेट सेल में क्या है, पानी है, इलेक्ट्रोलाइसिस होकर करके पानी उसमें से गैस निकलती है। वही दूसरे जो अभी यंत्र निकले हैं, जैसे हमारा पीईएम, पीएम टेक्नोलॉजी, पेम टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, उसमें भी हाइड्रोजन निकलती है। वैसे ही ऑक्सीडेशन मेथड करके है, कई टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन सारी टेक्नोलॉजीज़ में सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव वेट सेल मेथड है। लेकिन वेट सेल मेथड का प्रॉब्लम क्या था कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मेंटेनेंस का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से हमको बहुत इसके पीछे मेहनत करनी पड़ी, बहुत रिसर्च किया, वो सारे पेटेंट्स हमने फिर बाद में फ़ाइल किए। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो गई और इतनी स्टेबल भी हो गई, जिसमें कि दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी है वो इसके बराबर ही और उससे बेटर है। तो ये जो कॉम्पीटिंग टेक्नोलॉजी आप बोल रहे हैं दुनिया में, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और बाकी जो रेट्रोफिट का है, वो रेट्रोफिट दो अलग-अलग तरीके के, एक तो जैसा हम करते हैं, दूसरा है जो कि एग्ज़ॉस्ट गैस से सीधे बाहर लगाते हैं। डीज़ल जनरेटर या कहीं पे भी एग्ज़ॉस्ट गैस आती है, वहाँ लगाते हैं। उस वजह से क्या है कि धुआँ कम हो जाता है, लेकिन उसमें डीज़ल कम नहीं होता, डीज़ल बढ़ जाता है, कम नहीं होता है। तो इसका मतलब वो सिर्फ़ आप ये वातावरण के लिए ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ठीक नहीं है। तो ये अभी भी ये काफ़ी टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में इतनी प्रूवन नहीं आई हैं। तो इसके लिए जो हमने सेगमेंट चुना और उसके ऊपर रिसर्च करके, पेटेंट डाल करके, ट्राई करके जो अभी निकाला, ये काफ़ी अलग निकल के आया। बोथ अफोर्डेबल एंड हाईली इफ़ेक्टिव। अभी जितने लोग हमें देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे मन में कि जिस इनोवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है। जैसे आपने कहा कि कई हैं, लेकिन वो बड़े एक्सपेंसिव है, नॉर्मल अगर बिजनेसमैन की बात करूँ तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये भी आप थोड़ा सा बताइए कि आपका जो ये इनोवेशन है, जो आप कर रहे हैं, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है या फिर लोग अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, नहीं, इंडिया में आप एक्सपेंसिव को कभी सोच ही नहीं सकते बेच सकें, ठीक है? तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और बिज़नेसमैन सिर्फ़ एक चीज़ देखता है, ये मेरी मतलब बात सब करते हैं मिशन की, सस्टेनेबिलिटी, फाइनली इट ऑल कम्स डाउन टू मनी, कितना पैसा बच रहा है, हर बिज़नेसमैन। और इसके लिए हमारे मन में यही बात था कि जब तक हम एमिशन सस्टेनेबिलिटी को प्रॉफ़िटेबल ना बनाएँ, तब तक सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो एक इनोवेशन हमारा कैसे हाइड्रोजन सिस्टम को हम लेके आएँ, एक इनोवेशन वो है। और दूसरा इनोवेशन ये है कि कैसे इसको कस्टमर तक पहुँचाएँ, जो कि कस्टमर उसको खुशी-खुशी यूज़ कर सके। तो एक्चुअली में हम लोगों का सिस्टम वर्ल्ड में सबसे सस्ता है, ओके? बट सस्ता मतलब चीप नहीं है, इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम। और इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए बना है, कंप्लीटली मेड इन इंडिया बना है, 100%। अच्छा। तो अब मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन हाँ, इट इज़ हाईली अफोर्डेबल और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि लोग बोलते हैं मेरा तेल कितना बचा, बस उसी पे बात करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ जितना तेल बचेगा उससे कम ही हमारे को मिलता है, बाकी कस्टमर का प्रॉफिट है। तो आपके जो ये आपने इनोवेशन किया है, कितने साल हो गए सर? टेक्नोलॉजी इस पे हमने पिछले 5 साल से हम काम कर रहे हैं। और पिछले 3 साल से हमारा काफ़ी डिटेल R&D चल रहा था, जिसमें हमने पेटेंट भी फाइल किया और ट्रायल्स किए। ट्रायल्स तो हमने कम से कम 100 इंजनों पे किया होगा, हज़ारों घंटों में, हज़ारों लाखों किलोमीटर हर तरह से किया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जब मार्केट में हम जाएंगे, किसी को भी बताएंगे, बिलीव नहीं करता। तो उसको बिलीव कराने से पहले हमें खुद बिलीव होना चाहिए। और इसमें कुछ ह्यूमरस अपडेट्स भी हैं कि हम लोगों ने गाड़ी पे ट्राई किया, ड्राइवर को बोला कि इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालना, ड्राइवर तो ने अपना नॉर्मल पिया, उसमें पानी डाल दिया और सिस्टम ख़राब हो गया। ऐसे हमारे 15-16 सिस्टम ख़राब हो गए। तो
तब हमको लगा कि ये क्या हो रहा है। तो ड्राइवर से हमने पूछा कि जो टेस्ट ड्राइवर थे, उन्होंने बोला सर हमको पता ही नहीं, पानी तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और तो और वो डिस्टिल्ड वाटर बोलता मैंने खरीदा, उसमें गलत पानी उन्होंने डाल दिया, यानी स्पूरियस वाटर बेचा, वो भी ख़राब हो गया। इसके लिए हमने पूरी टेक्नोलॉजी को वापस से चेंज किया कि ऐसा करो कि इसमें कोई भी पानी हो और आपको आराम से हाइड्रोजन मिले, सिस्टम ख़राब ना। तो इनोवेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। इसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। अच्छा, जैसे कहते नहीं है कि जब हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चूँकि जैसे आपके बैकग्राउंड की अगर बात करूँ तो आईटी में आपने बहुत समय दिया है और इसके अलावा बहुत सारे मतलब अलग-अलग प्रोजेक्ट्स आपके रहे हैं, उसके बाद ये आपका जो प्रोजेक्ट है। मतलब कहते हैं जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो 2 तरह की सोच हम लोगों के साथ जुड़ती है सर। एक कहते हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा और एक होता है कि तुम ही कर पाओगे। तो वो समय भी ज़रूर आया होगा जब लग रहा होगा कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा या जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं। तो ये जो समय था ये कैसे निकाला? तो एंटरप्रेन्योरशिप जो हम बोलते हैं, हाँ, स्टार्टअप, हाँ, तो ये स्टार्टअप है, इट्स वन ऑफ लीडिंग स्टार्टअप्स इन इंडिया। स्टार्टअप के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, कैश मनी, पैसे। पैसे नहीं है तो स्टार्टअप मुश्किल है। और दूसरा एक अच्छा सॉलिड प्रोजेक्ट और एक लंबी दूरी तक ले जाने की हिम्मत। सच पूछिए तो मैंने 30 साल से ऊपर इंडस्ट्री में बिताया, तो एक्सपीरियंस भी लिया, कई स्टार्टअप हमने खुद के किए और साथ साथ मैंने अपने पास में काफ़ी पैसे भी बचा के रखे थे। इस वजह से मैंने जब सब कुछ मिला जुला के किया तो एक मुझे अंदर से पता था कि मेरे को सक्सेस मिलना है, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आज मैं कई स्टार्टअप्स को गाइड करता हूँ तो मैं अपने को नहीं कर सकता। तो दैट वे आई वॉज वेरी श्योर, अभी भी मैं श्योर हूँ और अभी मेरे को दिख भी रहा है कि यस, माई कस्टमर्स एंड माई पैट्रन्स आर वेरी सेटिस्फाइड। आप कैसे सर ये साबित करते हैं कि प्रदूषण जो है वो सच में कम हुआ है? मतलब इसके लिए कोई डेटा है या फिर कोई सिस्टम आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, तो ऐसा है कि जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली बात है। और दिखने के लिए डेटा, तो हमारा जो भी सिस्टम था, हमने बोला हाँ हम तेल कम करते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली होता नहीं है। इश्यूज बहुत होते हैं मार्केट में। कभी कोई तेल चोरी कर लिया, कभी गलत रीडिंग हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया जो कि किसी भी इंजन का जो फ्यूल है वो मेजर करता है अच्छा। कि कितना एक्चुअली में कंज्यूम हो रहा है, और वो पूरा डेटा हमारे क्लाउड पे जाता है। तो ये मेरी जो आईटी इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस था पिछले 25 साल का, वो मेरे को काम आया, क्योंकि एक फिजिकल हार्डवेयर के साथ में बहुत ही हाईटेक आईटी सिस्टम है पीछे, जो कि हर तरीके का डेटा को कंज्यूम करता है, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑटोमेटिक एनालाइज करता है और कस्टमर को अपडेट करता है कि आपका फ्यूल कितना कंज्यूम हुआ, कितना कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ, कितना आपको कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। सारा एंड टू एंड जो आउटकम है वो, सो इट इज़ नॉट जस्ट अ हार्डवेयर, इट्स अ फुल सोल्यूशन विथ फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। तो आने वाले समय की बात अगर करती हूँ कि मतलब क्या सोचा है मतलब और क्या कुछ करना है, कहाँ पर पहुँचना है? अगर मैं कहूँ कि अभी हम 2025 में बैठे हैं, आने वाले 5 सालों में कहाँ देख रहे हैं सारथी ग्रीन को? तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं दुनिया का नंबर होऊंगा, नंबर 2 होऊंगा, वैसा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही विचार है कि दुनिया में कैसे सस्टेनेबिलिटी को बेटर करें। जो इतना प्रदूषण हुआ, इतना कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, हमारी आगे की जो पीढ़ी हैं उनको एक अच्छी दुनिया मिल सके, और अगर हमारे इन्वेंशन से इस पे कुछ फ़र्क पड़ता है तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। तो आगे बस इसी मूड से जाना है, और दुनिया के हर एक डीजल इंजन के ऊपर में हमें अपना सिस्टम लगाना है या हमारे जैसा सिस्टम लगवाना है, जिससे कि कम से कम कुछ तो प्रदूषण कम हो। भारत को इस दिशा में सर आगे बढ़ाने के लिए अगर मैं पूछूं कि अगर हम भारत को इस दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो क्या कुछ ज़्यादा ज़रूरी है इसमें? सरकार की नीति, लोगों की जागरूकता या फिर नया बिज़नेस मॉडल? आगे बढ़ाने के लिए मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि सरकार काफ़ी मेहनत कर रही है इन सारी चीज़ों के ऊपर, वो दिखता भी है विजिबल। कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे आते आते ये थोड़ा सा स्कैटर हो जाता है। तो सरकार से हमारा हमारा विचार है एज एज एन एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर कि ये जो इनिशिएटिव हैं इनको और डायरेक्ट किया जाए, जिससे कि
दुनिया में जो हम लोग हैं, मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, जो मेक इन इंडिया जो भी कंसेप्ट चल रहा है, इस पे अगर बेनिफिट हमको सच में लाना है तो हमको ये बीच के इंटरमीडिएटरीज कम करने होंगे। अगर हमें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देती है और हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन जो स्टार्टअप इंडिया का जो कंसेप्ट चलाया, मल्टी लेयर होके होते, ज़्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो गिर जाते हैं। तो सरकार तो अच्छे काम कर रही है, दुनिया भी बहुत अवेयर हो गई है, स्टार्टअप्स भी बहुत कुछ अच्छा करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और समय सबकी समझ में आ जाएगा तो इट विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। जैसे लोगों को अगर अवेयर करने की बात मैं करूँ, लोगों को आपने अवेयर किया इसको लेकर, जब शुरुआत कर रहे थे लोगों को अवेयर कर रहे थे, तो कॉमन लोगों का क्वेश्चन क्या होता था? जैसे मैं ही एक अगर एज एन कहूँ कि मैं जनता के तौर पर अगर तो किस तरह के सवाल आते थे जब आप किसी को समझाने के लिए जा रहे हैं कि मेरा बिजनेस ये है कंचन, तो वो क्वेश्चंस क्या थे? तो सबसे पहला, अलग अलग लोग अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे मैं एक ट्रक कंपनी हूँ, ट्रक कंपनी का मालिक हूँ, तो वो सीधे बोलते अरे ये तो बहुत बढ़िया है, लाओ 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 लगा दो, मेरे तो तेल बच जाएगा। अब वो इमीडिएटली उसी एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं कि मेरे तो 10-20-30% तेल कम हो गया तो मेरे पैसे बच गए, जबकि ये सोच गलत है, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत है, ड्राइवर हैं, सुपरवाइज़र हैं, तेल आगे पीछे होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो सिस्टम्स को टच करने के बजाय वो इन्वेंशन पे सीधे बोलते हैं कि आपने जो बनाया उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वैसा नहीं होता। वैसे ही जब हम गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं, सरकारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, उनको सिंपल जैसे ही हम बात करते हैं उनके दिमाग में आता है अप्रूवल है, पहला चीज़ अप्रूवल है, नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, अप्रूवल नहीं है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। वो वहीं रोक देते हैं, वहीं काट देते हैं। तो ये एक अजीब सा इशू आता है कि मार्केट में डिमांड है, लेकिन जो बॉडीज़ हैं जो इस डिमांड को फुलफ़िल करा सकती हैं एज अ सपोर्ट, वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाता है। तो अलग अलग लोगों का, स्टूडेंट कम्युनिटी है, नहीं मुझे भी करना, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं वो बोलते हैं आपके टेक्नोलॉजी मतलब मुझे चाहिए, समझना है, चोरी करते हैं, इमीडिएटली इसको खोल के कैसे बनाया देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये हर तरीके के लोगों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, मगर अभी तक जितने लोगों का रिएक्शन रहा है बहुत पॉजिटिव रहा है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत इंकरेजिंग रहा है, और इसके लिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी। सिर्फ यह है कि मेरी ड्यूटी है लोगों को अवेयर करना, मैं शिकायत नहीं करूंगा इसके बारे में। भारत के छोटे शहरों में या फिर गांव में अभी हाइड्रोजन तकनीक कितना हम पहुंचा चुके हैं, या अभी और पहुंचाना बाकी है? बहुत पहुंचाना बाकी है, अभी तो जस्ट शुरुआत की है। आप ये सोचिए कि ईवी को इस लेवल तक आते आते 15 साल तो हो गए भारत में, तो हाइड्रोजन को भी तो उतना टाइम देना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत है, लेकिन स्काई इज़ द लिमिट, और तारों तक पहुंचना है। बिल्कुल। अगर भारत अगले 10 सालों में ग्रीन एनर्जी पर पूरी तरह से चलने लगे, तो कहाँ पर देखते हैं भारत को? ये होगा, होगा। बिल्कुल होगा। मैं अभी आज की गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ इस मामले में। ये बहुत सीरियस हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है कि कैसे ग्रीन एनर्जी को यूज़ करें, कैसे लोगों को अवेयर बनाएं। तो ये एक लीडरशिप के ऊपर है, हर तरह के, चाहे वो टॉप लीडरशिप हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, या हम जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, अभी अवेयरनेस तो है। सिर्फ टेक्नोलॉजी अभी तक कोई इतनी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी बन के निकली नहीं है, या अभी इन द वे है, इसके लिए ही जो टाइम लग रहा है। और मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 साल में वी विल बी 70% विद ग्रीन एनर्जी। एक्चुअली ग्रिड का पावर तो वहाँ होगा, इवन डीजल में भी हम लोग काफ़ी कमी ला सकेंगे। अब हमारी टेक्नोलॉजी भी उसी लिए है कि डीजल से जो प्रदूषण हो रहा है उसमें कैसे कमी लाएं, और इमीडिएट कैसे लाएं, आज कैसे लाएं। 10 साल बाद तो बात की बात है। तो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के कई लोगों से जब बात करते हैं तो उनकी तरफ से भी अलग-अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आपको? गवर्नमेंट से सपोर्ट बिल्कुल मिलता है। ज़्यादातर इनविटेशंस आते हैं, काफ़ी कुछ आते हैं, उनकी तरफ से मिलता है। मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि आज मेरे जैसा एंटरप्रेन्योर है, मेरे पास अपने रास्ते हैं, मीन्स हैं, तो मैं सस्टेन कर सकता हूँ इस तरह की टेक्नोलॉजी। मेरी अपनी फैक्ट्री है, मुझे खर्चे हैं,
R&D एक्सपेंसेस हैं, मगर जो बाकी जो छोटे हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट्स और हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। इतने बड़े कंट्री में समय लगता है। अच्छा, स्टार्टअप में ना सर फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहते हैं अगर फैमिली का आपकी सपोर्ट ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर एक ऐसा स्टार्टअप मतलब जो बिल्कुल ही नया है सबके लिए। क्योंकि ये तो मैंने भी इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, तो आज आपसे जब मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि कुछ नया करने को मिलेगा। मतलब ये तो बिल्कुल नया, मेरे एकदम लीग से हट के है। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक रादर। मेरी वाइफ मेरे साथ ही डायरेक्टर है, वो केमिस्ट्री एक्सपर्ट है, तो शी ऑल्सो पार्टिसिपेट्स, वो भी मेरे मेरे साथ करती है। मेरा बेटा है वो तो पढ़ाई कर रहा है, वो जब आएगा अगर उसको इन्वॉल्व होना होगा बिजनेस में। बाकी मेरे जो स्टाफ हैं वही मेरी फैमिली हैं, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ और उनके जैसे हज़ारों लोगों के लिए कर रहा हूँ जो बाद में मेरी कंपनी में ज्वाइन करेंगे। तो मैं सबको एज अ फैमिली ही देखता हूँ और ट्रिमेंडस सपोर्ट है। जैसे बहुत सारे लोग अब स्टार्टअप में, मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे हमने ऐसे पॉडकास्ट किए हैं जिससे लोगों ने, जैसे जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरे पॉडकास्ट से। तो आपसे मिलने के बाद भी मैं ये कहूँगी कि अब जितने भी यंगस्टर्स हैं जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे आपका जो है वो बिल्कुल अलग है, हटकर है, तो बहुत से लोगों के ऐसे आइडियाज़ हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन वो घबरा रहे हैं कि करे ना करे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब और कई तो लोग सर ऐसे देखिए जो सोच विचार करते करते उनके आइडियाज़ ठप हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि भई आज मेरे यहाँ से आप एक ऐसा मैसेज तो लोगों को दें कि अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो 3 गोल्स होने चाहिए। मुझे लगता है जो गोल्स आपके थे ना, वो आज लोगों को मिलने चाहिए कि ये गोल्स आप वाक़ई लेके चलो तो आप फिर हारोगे नहीं मतलब। तो मेरे बहुत अच्छे खासे स्टार्टअप को लेके एक्सपीरियंस है। बोथ एज एन इन्वेस्टर मैं खुद स्टार्टअप किया, मैं कंपनियों को लीड किया। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है, स्टार्टअप इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन। ये बहुत क्लियर है। स्टार्टअप लोग करते हैं, 90% लोग स्टार्टअप इसलिए करते हैं, मैं उससे भी ज़्यादा बोलूँगा, कि स्टार्टअप में मुझे पैसा मिलेगा एंड आई विल ग्रो। इसका मतलब दे विल पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स, और वो सबसे पहले गलती होती है। दूसरा, उनको वैसा नहीं करना है, वो बिल्कुल कभी नहीं करना। अगर वो पैसे के लिहाज से स्टार्टअप कर रहे हैं तो ये 100% फेलियर होगा। दूसरा, स्टार्टअप का आइडिया उनका ओरिजिनल नहीं होता है। किसी ने किया तो हम भी करते हैं, हम भी कुछ ट्राई करते हैं। तो आप देखेंगे आईटी की हज़ारों कंपनियां हो गई, कुछ ना कुछ कोई बना रहा है। स्टार्टअप उस आइडिया से कभी नहीं करना है, हमें समस्या को ढूंढना है और समस्या को सॉल्व करके ही वो स्टार्टअप बनेगा। हम इन्वेंट नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि मुझे ऐसा लगता है। ये भी ज़्यादातर स्टार्टअप वो गलती करते हैं, वो कभी भी मार्केट में जाके लोगों से बात करके इन्वेंट करके पूछ करके नया आइडिया नहीं लाते हैं। उनको लगता है किसी ने कहा, किसी ने सुना। और कॉलेज में रहते हैं तो एक कंपटीशन होता रहे, उसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया। और तीसरा जो है फंडिंग, सबसे जो क्रिटिकल पार्ट होता है, फंडिंग मिलती नहीं है। अभी स्टार्टअप्स के लिए बहुत क्लियर बात है, एक टाइम था जब आइडिया पे फंडिंग मिलती थी, अब प्रॉफिट के बाद ही फंडिंग मिलती है। मतलब आपको एक आइडिया को प्रॉफिटेबल बनाना है, उसके बाद फंडिंग मिलेगी। तो आपको ये समझ के चलना है कि आपको इतना दूर चलने के लिए आपके पास खुद की पूंजी होनी चाहिए। नहीं है तो आप अरेंज करो। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ अब इसके लिए कर रही है। तो ये एक ट्रांजिशन टाइम है। तो मेरे हिसाब से स्टार्टअप, सब स्टार्टअप नहीं है, लेकिन स्टार्टअप को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसी कंपनियों को ज्वाइन करें जो स्टार्टअप हैं, वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। इवन दैट इज़ ऑल्सो अ फैंटास्टिक थिंग व्हाट दे कैन डू, क्योंकि इट इज़ बोथ वेज। अकेला आदमी नहीं काम कर सकता, हमेशा टीम काम करती है, और मैं पूरी टीम को स्टार्टअप एक्सपर्ट्स मानता हूँ। हुँ, लेकिन जैसे इसी से एक मैं क्वेश्चन और पूछूँगी, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप हमने सर इसी वजह से गिरते हुए देखे हैं कि वो लोग शुरू कर लेते हैं। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा कि ये काम शुरू करते हैं, ठीक है, फिर अ, उठाएँगे फंड कहीं से, बात करेंगे, जाएँगे, मीटिंग करेंगे और फिर फंड ही नहीं मिल पाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत मेजर गलती है लोगों की कि वो किसी चीज़ को शुरू कर लेते हैं और सोच पर कि मिल जाएगा पैसा, और जैसे आपने कहा कि अब आइडियाज़ पर नहीं मिलते हैं, अब तो आपको प्रॉफ़िट पर प्रॉफिट लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। बहुत क्लियर है, अगर हुँ। आदमी प्रॉफिटेबल नहीं है तो बंद हो जाएगा, बात खत्म। पैसे कोई नहीं देगा। अगर कोई गलती से दे भी दिया तो आपका अगर प्रॉफिट नहीं है तो बंद हो जाएगा, तो वो भी अपना हाथ खींच लेगा। तो स्टार्टअप का मेरा एक ही बहुत क्लियर लेसन है, आपका आइडिया जो कुछ भी हो,
अगर आपने उसको प्रॉफिटेबल अपने दम पे नहीं बनाया तो डोंट डू स्टार्टअप। और स्टार्टअप का जो फंड है वो तभी मिलेगा जब आप प्रॉफिट करके ग्रो करना चाहते हो। तो ये पहले पैसा था कि मैं आइडिया पे डाल रहा हूँ, बहुत कम पैसा गवर्नमेंट दे दे, कोई दे दे तो हो जाए, ज़्यादातर पैसा अब सिर्फ ग्रोथ के लिए आ रहा है। यानी आपका आइडिया उतना अच्छा है कि प्रॉफिट है तो ग्रोथ के लिए मैं पैसा दूंगा। दिस इज हाउ इट इज। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट मेरे अब तक के पॉडकास्ट में सबसे अलग है, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा लगा कि कुछ आप भविष्य वाकई में, मैंने जैसे लोग कहते हैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के हम भविष्य बदल देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्चुअली में है जो आपके भविष्य को बदल देगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ की शुरुआत आपने की है जो लोगों के हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं तो बहुत गुड विशेस दूंगी आपको कि आप बहुत आगे जाएं सर। अभी तो जहाज़ों पर भी हमें बहुत कुछ करना है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।